एक बार उनको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया तो अब उनको लाइफ टाइम जो है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कभी छूटेंगी नहीं कि नहीं वो चेक कराएंगे तो बीपी निकलेगा तो और दवाई लिख दी जाएगी और फिर वो 1 साल के बाद 1 से 2 हो जाएगी और फिर 2 से 4 हो जाएगी। तो कई बार कुछ रीजंस की वजह से या किसी गलती की वजह से उनकी दवाइयाँ बीच में छूट जाती हैं, तो अगर 1-2 दिन स्किप हो जाती हैं दवाइयाँ तो ये अफेक्ट कर सकता है उनके ब्लड प्रेशर को? जब आप बीच में गैप हो जाता है तो उस गैप के दौरान जब शरीर में वो दवाई का सॉल्ट नहीं रहता तो एक रिबाउंड फिनोमिना होता है। तो उस टाइम वो ब्लड प्रेशर सडनली शूट करने की संभावना बहुत होती है एंड सम टाइम इट मे लीड टू द ब्रेन और कार्डियक स्ट्रोक। एक ही दिन अगर स्किप हो तब भी? हाँ, तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इसको स्किप ना करूं। कई बार थोड़ा सा टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। क्या वो रेंज है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ इतना हमारा बीपी है तो ये नॉर्मल है, इससे ऊपर या नीचे गया तो हमें चिंता करने की जरूरत है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल की बात है तो गाइडलाइंस जो कहती हैं वो 140/90 140/90 से ऊपर वी लेबल इट एज ए हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर। कहा जाता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो नमक खाना बंद कर दो या कम कर दो। ऑन एन एवरेज जो सॉल्ट इनटेक है वो जो रिकमेंडेड है वो 5 ग्राम पर डे है, मतलब एक आदमी के लिए सिर्फ 5 ग्राम। सिर्फ 5 ग्राम। तो 5 ग्राम नमक है इंडिया में वो करीब 8 से 12 ग्राम आता है पर डे। वो तो 5 ग्राम तो मुझे लगता है एक सब्जी में ही डल जाता है। एक सब्जी पे डल जाता है तो करीब 2 गुने से और 2.5 गुने तक करीब चला जाता है। ये चीजें हैं जो आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीजों को मना कर देते हैं, लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लंबे समय तक अगर उसका सेवन किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के बढ़ाने में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर सिद्ध हुआ है। हाँ। क्योंकि यही बोला जाता है कि अब तो भाई तुम बीपी के मरीज हो गए हो तो तेल मसाला कम करना पड़ेगा। जी, करते हैं ऑयल। हर एक में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयां और कुछ बुराइयां हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो सरसों है, ऑलिव है, ये प्लांट बेस्ड ऑयल है। दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सो यू कीप ऑन चेंजिंग देम। दूसरा, जितने एनिमल बेस्ड हैं दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैट। वो कौन कौन से तेल होंगे? जैसे अपना जो कन्वेंशनल घी है, बटर है ना, इवन समटाइम्स दिस कोकोनट ऑयल आल्सो, सो दैट इज रिच इन सैचुरेटेड फैट। तो इट्स बेटर टू यूज कि साहब इस महीने हमने एक पर्टिकुलर किया, अच्छा अगले महीने चेंज किया तो उसकी अच्छाई इस महीने और अगले वाले की अगले महीने। चलो हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें पता चल गया है, तो कैसे इसको कंट्रोल में रखें या नॉर्मल रेंज में लेकर के आए? आप कुछ हमें 3-4 ऐसे टिप्स दे सकते हैं? आपकी बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी देखभाल तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी की कर सकते हैं तो आप अपने शरीर की भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी होने का जो रिस्क है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो सिम्टम्स है वो इतने वेग होते हैं कि कई बार समझ में नहीं आते, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को बहुत ही साइलेंटली डैमेज करता है। वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लिवर हो या किडनी हो, इवन हमारा गट भी हो। तो ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानना समझना बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर कब नॉर्मल हो जाता है, कब अब नॉर्मल हो जाता है और उससे रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं जो आपको और भी ज्यादा परेशान कर सकती हैं आने वाले समय में, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी ब्लड प्रेशर के बारे में सारी जानकारी जानना समझना चाहते हैं, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताकर समझाकर अवेयर करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम ब्लड प्रेशर पर ही बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस सेशन में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार मलिक, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर कि ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसके केसेस भी आए दिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, और जिस तरीके से
ब्लड प्रेशर हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं, ये भी बहुत ही बड़ा जो चिंता का विषय है आज के समय में बनता जा रहा है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हमें यही बताइए, लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता कितना है, क्या वो रेंज है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ इतना हमारा बीपी है तो ये नॉर्मल है, इससे ऊपर या नीचे गया तो हमें चिंता करने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि साइलेंट किलर, सो इट रन्स साइलेंटली इन द सोसाइटी। जब तक आप इसको नापेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जहां तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल की बात है तो गाइडलाइंस जो कहती हैं वो 140/90 या 140/90 से ऊपर वी लेबल इट एज ए हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन उससे पहले की एक स्टेज है जिसे प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहा गया है, जो 120/80 से ऊपर, ये एक बहुत साइलेंट जोन है और बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में सालों साल रहते हैं। अच्छा, और उन्हें पता नहीं चलता? उनको पता नहीं चलता है। Okay. तो ये कहना कि जब तक वो 140/90 क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये गलत है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से 140/90 140/90 की जो लिमिट है वो ऑफिस बीपी की है, जब आप क्लिनिक में उसको चेक करते हैं। अच्छा। देयर इज अ रिकमेंडेशन कि अगर फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से पता चला है, इसको होम चेक कीजिए, घर पर चेक कीजिए। इफ इट इज बियॉन्ड 135/85 देन इट इज लेवल है, तो वो कैटेगरी थोड़ा सा कम है, बिकॉज घर पर आप एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में है, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट, राइट। ये गाइडलाइंस ने गाइड किया है। लेकिन डॉक्टर, जैसे एक ये भी बोला जाता है कि इंडिया के लोगों का बीपी थोड़ा सा हाई ही रहता है, ऑन अ हायर साइड रहता है, इस बात में है कोई सच्चाई? हाइपरटेंशन डेफिनेटली साउथ ईस्ट पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन लास्ट 2 डिकेड। करीब करीब 4 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आने लगा है। Okay. और इसमें यंग पॉपुलेशन की तादाद पिछले 2 डिकेड्स में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ना डॉक्टर, जैसे ब्लड प्रेशर को लेकर डाइट रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स आज भी हमारे सोसाइटी में घूम रहे हैं कि अगर किसी को बीपी हो गया तो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि खाना बंद कर दो। इवन लोग भी बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉन्शियस रहते हैं कि हमें अगर बीपी हो गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कई सारी दवाइयां लिख देंगे और बोलेंगे कि ये सारी चीजें बंद कर दो, जिसमें नंबर 1 पर है नमक। कहा जाता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो नमक खाना बंद कर दो या कम कर दो। तो कितना कम कर दे या सच में बंद कर दे, क्या एक मात्रा सेट होनी चाहिए कि बीपी जो है वो हमारा अफेक्ट ना हो? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली के साथ जुड़ी है। राइट। तो खाने पीने का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा ही इसमें। सॉल्ट की जहां तक बात है, जितनी भी हार्ट से रिलेटेड सोसाइटीज हैं, इवन WHO, उनकी एक रिकमेंडेशन रही है, ऑन एन एवरेज जो सॉल्ट इनटेक है वो जो रिकमेंडेड है वो 5 ग्राम पर डे है। मतलब एक आदमी के लिए सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम। तो 5 ग्राम नमक है, उसमें 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। अच्छा। तो वो लिमिट सेट की है WHO और डिफरेंट सोसाइटीज ने। ठीक है। अगर आप देखें एवरेज कंजम्पशन इंडिया में, वो करीब करीब 8 से 12 ग्राम आता है पर डे। वो तो 5 ग्राम तो मुझे लगता है एक सब्जी में ही डल जाता होगा। एक सब्जी पे डल जाता है। तो करीब 2 गुने से और 2.5 गुने तक करीब करीब चला जाता है ये। WHO का मानना ये है कि दैट वी हैव टू कट ऑलमोस्ट 30%, जो उनका एक टारगेट था अचीव करने के लिए। नमक के यूज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब ये ब्लड प्रेशर के डेवलपमेंट में पिछले करीब 4 दशकों में रोल निभाया है। ठीक है। नमक का यूज अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ आपके टेबल पर सॉल्ट शेकर तक नहीं है, वो आपके हर एक प्रोसेस्ड फूड में आएगा। राइट, पैकेज प्रोसेस। तो जितना भी अगर आप देखते हैं आज की तारीख में जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, दे ऑल आर रिच इन सोडियम। राइट। तो ये रोल तो कहीं ना कहीं नमक ने प्ले किया है। और जैसा आपने कहा कि भाई जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बताई जाएगी कि ये नहीं लीजिए, और उसमें नमक सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपकी इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि नमक तो आपको कट करना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट।
बट सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस कुछ समय पहले वायरल हुए थे कि अगर जैसे नमक को, जो व्हाइट सॉल्ट हो, उसको हम लोग रिप्लेस करके पिंक सॉल्ट या जो जी। रॉक सॉल्ट है उससे रिप्लेस कर ले तो वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया है, ये वीडियो सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों तक तो नहीं पहुंची, जी। और भी लोगों तक पहुंची। तो लोगों ने क्या किया कि जो नॉर्मल लोग थे, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, उन्होंने भी व्हाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके उसे रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या इससे कन्वर्ट कर लिया, बट उनमें फिर सोडियम की कमी होने लगी। जी। तो ऐसे में क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीजों को ही अपना सफेद नमक जो है उसे रिप्लेस करके पिंक सॉल्ट करना चाहिए, या आम जनता भी ये कर सकती है? सॉल्ट की अगर आप बात करें हमारे भारतीय खान पान में, तो कुछ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉल्ट हैं। जैसे एक कॉमन है जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, या रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जो यूजुअली फास्टिंग में यूज होता है। ये अनरिफाइंड फॉर्म है, अनप्रोसेस्ड है। राइट। एक दूसरा आपने देखा होगा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। या सो इट इज वेरी रिच इन बेसिकली सल्फर कंपोनेंट, टेंगी उसका थोड़ा टेस्ट होता है, एंड इट इज वेरी रिच इन सोडियम आल्सो। ओके। आजकल एक आपने हिमालयन या पिंक सॉल्ट भी देखा होगा, सुना होगा, बट द कॉमन वेराइटी इज द व्हाइट आयोडाइज सॉल्ट, विच इज रिफाइंड और आयोडीन से एनरिच्ड है। ठीक है। ये सारी की सारी जो वैरायटी हैं, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिमिलर ही है, करीब करीब, जैसे चीनी, गुड़, मिश्री, खांड, ये सब। हाँ, ओके। तो करीब करीब सिमिलर हैं। हाँ, ये जरूर देखा गया है साइंटिफिक उसमें कि अगर आप सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, अगर आप उसको पोटेशियम क्लोराइड से, तो ये ब्लड प्रेशर में कम करने में मदद करता है। ओके। बट इट्स टू अर्ली। ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच जरूर है कि पोटेशियम रिप्लेसमेंट उन मरीजों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए जो किडनी के मरीज हैं, नंबर 1। अच्छा। या हार्ट से संबंधित कुछ दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि ये दवाइयां और किडनी के जो मरीज हैं उनमें पोटेशियम खतरनाक लेवल तक बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर वो लोग ये सॉल्ट यूज करते हैं, जो सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पोटेशियम रिच्ड, तो उनमें ये संभावना जरा खतरा बढ़ जाता है। तो हमेशा अगर आपको सॉल्ट सब्स्टिट्यूट करना है तो वो अपने फिजिशियन की सलाह के साथ ही करें, गाइडेंस में करें। हाँ, और लेकिन खास करके सोशल मीडिया के वीडियोस देख के तो बिल्कुल है। और क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा टीस्पूनफुल, 5 ग्राम मैक्सिमम लिमिट। क्योंकि जो व्हाइट सॉल्ट हम खाते हैं तो वो हम थोड़ा भी डालते हैं तो नमक का स्वाद आने लगता है, बट मैंने ये चीज नोटिस की कि ये जो सेंधा नमक है या पिंक रॉक सॉल्ट, जो भी है इस तरह के जो अलग वाले नमक है, इनकी क्वांटिटी अगर व्हाइट सॉल्ट के मुकाबले भी डाली जाए ना तो स्वाद उतना आ नहीं पाता। बिल्कुल सही बात। तो लोग उसको और ज्यादा डालने लगते हैं, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड है, अनरिफाइंड है, उनमें इम्प्योरिटी है, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी बिकॉज ऑफ टेस्ट। करेक्ट। और फिर बात वही आ जाएगी जी कि आप नमक ज्यादा ही खा रहे हैं। तो नमक के अलावा जैसे और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीजों को मना कर देते हैं कि अगर आपके पास हाँ, तो देखिए लाइफस्टाइल डिजीज है, नमक का तो एक इम्पोर्टेंट रोल आएगा ही आएगा। और नमक जो है आज की तारीख में अगर आप देखें, यूथ की अगर हम बात करें तो प्रोसेस्ड फूड से जा रहा है, इंस्टेंट फूड से जा रहा है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो अल्कोहल और कैफीन इनटेक है। अल्कोहल और कैफीन, तो अल्कोहल तो हम समझ गए कि शराब है। कैफीन में क्या चाय कॉफी के ज्यादा सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ, ये मेरे ख्याल में जीवन शैली से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली मॉडर्न टाइम में। करेक्ट है। 2 से 3 कप मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफी इज ओके, और वो हानिकारक नहीं सिद्ध हुई है पूरे दिन में। जी, पूरे दिन में। लेकिन आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी और लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और लंबे समय तक अगर उसका सेवन किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के बढ़ाने में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर सिद्ध हुआ है। ओके जी। तो इसमें जैसे बोला जाता है कि ब्लैक कॉफी का अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपके यूरिन पास करने की टेंडेंसी कई बार बढ़ने लगती है, तो इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे में फिर हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है? जितना भी आप स्ट्रॉन्ग कॉफी यूज करेंगे कैफीन इंटेक उतना ही बढ़ता जाएगा आपका। तो हाई कैफीन इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है। वो डायरेसिस वाला
जो एक कंसेप्ट है वो इसके साथ लॉन्ग टर्म में लागू नहीं होता है जी। ओके तो एक तो आपने अल्कोहल और कैफीन का बता दिया, नमक पर हमने बात कर ली, तेल का भी कुछ रोल होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कि किस तरीके का हम तेल खा रहे हैं, कितनी मात्रा में? क्योंकि यही बोला जाता है कि अब तो भाई तुम बीपी के मरीज हो गए हो तो तेल मसाला कम करना पड़ेगा जी। तो मसाले की तो बात हो गई, सॉल्ट में आ गया। ठीक है। एडिबल ऑयल एक बहुत ही डिबेटेबल विषय रहा है और एक होली ग्रेल रहा है कि उसकी सर्च में आज भी लोग जुटे हैं कि साहब एक कोई ऐसा तेल मिल जाए कि जिसको हम खाएं और सब चीजें ठीक है, मैजिकल तेल। मैजिकल तो ऐसा कुछ नहीं है मेगा। हर एक जो भी अगर आप यूज करते हैं ऑयल, हर एक में कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां और कुछ बुराइयां हैं। हाँ ये जरूर है कि जो प्लांट बेस्ड ऑयल है, एडिबल ऑयल है, क्या क्या है वो? जैसे आपका सनफ्लावर है, ठीक है ना, सनफ्लावर है, सरसों है, ऑलिव है, ये प्लांट बेस्ड ऑयल है। दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में रहेंगे, एंड दे आर रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। लेकिन हर एक का कंपोजिशन अलग है, सो यू कीप ऑन चेंजिंग देम। दूसरा, जितने एनिमल बेस्ड हैं दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैट। वो कौन कौन से तेल होंगे? जैसे अपना जो कन्वेंशनल घी है, बटर है ना, इवन समटाइम्स दिस कोकोनट ऑयल आल्सो, सो दैट इज रिच इन सैचुरेटेड फैट। तो कोई भी आप एडिबल ऑयल यूज कर रहे हैं वो सैचुरेटेड फैट में कम होना चाहिए, वहां तक अलाउड है। तो सैचुरेटेड फैट का करीब करीब 10% कहते हैं आपकी एनर्जी का, वो अलाउड है, एक छोटा चम्मच। बाकी अगर आपको यूज करना है तो प्लांट बेस्ड, रीहीट नहीं करना, दोबारा पका के नहीं करना, जो डीप फ्राई में अक्सर यूज होता है फास्ट फूड में, उसी तेल में बार बार छानते हैं। हाँ जी, वो नहीं करना है। और दूसरा, कभी भी किन्हीं दो ऑयल को, एडिबल ऑयल को मिक्स नहीं करना, क्योंकि दोनों के हीटिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज कि साहब इस महीने हमने एक पर्टिकुलर किया, अच्छा अगले महीने चेंज किया, तो उसकी अच्छाई इस महीने और अगले वाले की अगले महीने। ओके, तो इस तरीके से कंबाइन करके हम तेल का जो यूज है वो कर सकते हैं। हाँ ठीक है। और डॉक्टर, हमने जैसे शुरुआत में बात की कि जो ब्लड प्रेशर है उसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, लेकिन इस साइलेंट किलर के कुछ लक्षण तो होंगे ही जो हमें वो दे रहा होता है, जो हम समझ नहीं पाते, या समझने की कोशिश अगर हमारी ऑडियंस चाहती है कि हाँ कहीं मैं ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं बनने वाला हूँ कि कुछ लक्षण समय रहते पहचान लिए जाए, तो वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? अब साइलेंट किलर है तो साइलेंट ही रहेगा। एक बार अगर लक्षण हुए तो लक्षण होने का मतलब है एडवांस हो गया, कि टारगेट ऑर्गन में डैमेज होना शुरू हो गया। लक्षण आपको तभी आते हैं, सिम्टम तभी आते हैं जब आपके बॉडी टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज प्रोसेस। राइट। जब तक वो बीमारी टिश्यू को डैमेज नहीं कर रही है तब तक आपको लक्षण नहीं आएंगे। और वही हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी है, वही शुगर के साथ भी है। इसीलिए सालों हम लोग इस चीज को लेकर के चलते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता। जब सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं, अब वो सिम्टम यूजुअली, देखिए हाई ब्लड प्रेशर है तो पूरा का पूरा आपका जो वास्कुलर सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। ब्रेन, ठीक है, आपका आई, आंख का जो पर्दा है, रेटिना, आपका हार्ट, आपकी किडनी और आपके हाथ पैरों की नसें। तो इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे? हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गन किस पर्टिकुलर उसमें अफेक्ट होना शुरू हुआ है। अगर फिर भी ब्रॉडली समझना हो अगर, तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का रोल है कि डैमेज होने से पहले उसको आइडेंटिफाई करें और उस डैमेज को रोकिए। बिल्कुल, बिकॉज एक बार डैमेज हो गया तो वो तो फिर परमानेंट हो गया। करेक्ट। उसके बाद आप कंट्रोल तो करेंगे लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हुआ है। इसीलिए अगर देखिए, जैसे मैंने आंख के पर्दे की बात कही, रेटिनोपैथी जिसको कहा जाता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, तो आपका विजन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जब किडनी की बात करेंगे तो धीरे धीरे किडनी फंक्शन डिटेरियोरेट होना शुरू होता है, पैरों पे सूजन आना, सांस फूलना, और फिर वो जो ब्लड प्रेशर एक बॉर्डर लाइन चल रहा था उसका सडन शूट होना। और जैसे आपने ब्रेन का बताया, उसमें क्या इफेक्ट होता है? तो हार्ट और ब्रेन दो चीज ऐसी हैं जो एक्यूट सिम्टम देती हैं, इसीलिए दोनों के साथ स्ट्रोक लगा हुआ है। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, दोनों के साथ स्ट्रोक लगा है। तो वो एक, मैं समझता हूँ स्पेशली यंग पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास है उसके लिए डिजास्टर है।
इतनी कम उम्र में अगर इस तरह का स्ट्रोक आ रहा है, वो एक डिसेबिलिटी आपको परमानेंट प्रोड्यूस करता है, उससे बचना है। बिल्कुल जी। तो जैसे ब्लड प्रेशर है, आपने हमें सिम्टम्स बताए कि बहुत ही वेग होते हैं, साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है हमारी बॉडी को, लेकिन जब लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाए तो मरीज को या जो भी इंसान है उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? चेकअप कराना जरूरी है, अपना ब्लड प्रेशर का लेवल जानना जरूरी है। पहली बात तो ये होगी कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा, आपके साथ और क्या रिस्क फैक्टर है, जैसे क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है ब्लड प्रेशर की, या आपके फैमिली में कार्डियक या ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री है, क्या आपके साथ डायबिटीज जुड़ा हुआ है, क्या आपका कोलेस्ट्रॉल खराब है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए, क्या ओबेसिटी है, आपकी लाइफस्टाइल में सीडेंटरी एक्टिविटी ज्यादा है, एक्सरसाइज टाइम कितना है। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर, क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हुई थी, तो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ये रिस्क फैक्टर हर एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल जो उसके साथ रिस्क फैक्टर हैं ब्लड प्रेशर के साथ, उनको जानना जरूरी है, और इनकम्प्लीट उसका ट्रीटमेंट वो जरूरी है। हाँ, ताकि फ्यूचर इवेंट से आप बच सकें। पेशेंट्स को ना सबसे बड़ा कंसर्न डॉक्टर ये रहता है कि अगर एक बार उनको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया तो अब उनको लाइफ टाइम जो है दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कभी छूटेंगी नहीं। तो इस बात में सच्चाई है, या जैसा आपने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो लाइफस्टाइल ठीक करके दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं? ये तो बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि एक तो ये एप्रीहेंशन है बहुत कि नहीं वो चेक कराएंगे तो बीपी निकलेगा तो दवाई लिख दी जाएगी, और फिर वो 1 साल के बाद 1 से 2 हो जाएगी और फिर 2 से 4 हो जाएगी। पर ये एप्रीहेंशन तो गलत हुआ ना। अगर एक रिस्क फैक्टर लेकर के हम साथ चल रहे हैं और हम उसको कंट्रोल करके उसके मेजर डिजास्टर से बच सकते हैं, तो मैं समझता हूँ एक ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिव जो लाइफ है वो उसको जी सकें, हैम्पर ना हो आपकी लाइफ, हैम्पर ना हो, डिसेबिलिटी ना हो। जहां तक बात इसका है कि लाइफ लॉन्ग पहले अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल कीजिए, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन। अगर आप माइल्डर कैटेगरी में हैं, माइल्डर मतलब जैसे मान लीजिए 140 से 150 शुरुआत में डिटेक्ट हुआ, नीचे वाला 90 to 95 डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तो लो डोज मेडिकेशन के साथ लाइफस्टाइल एंड देन कीप ट्रैकिंग योर ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्स। हो सकता है कि जो शुरुआत में दवाई की जरूरत थी ताकि एक लेवल तक कंट्रोल, बाद में आप उसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जीवन शैली में बदलाव के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। ये तो जरूरी नहीं है। तो बंद हो जाती हैं दवाइयाँ? बंद हो सकती हैं। मतलब इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बीपी के मरीजों को जीवन भर दवाइयाँ खानी नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्ली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप डैमेज एक बार हो गया और टारगेट ऑर्गन डैमेज हो गया है आपका, तो फिर उसको प्रिवेंट तो करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, वो जरूरी है। वो तो जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं या जिन्हें बात बात पे एकदम गुस्सा आ जाता है या इरिटेट हो जाते हैं, अक्सर स्लैंग में बोला जाता है कि बीपी हाई हो गया है इसका, तो सच में ऐसा कुछ होता है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़े होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पर ही रहता है? अब जीवन शैली की बात है तो गुस्सा तो एक उसका पार्टी हो गया, और वो भी आजकल है ना, सड़क पर चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। हाँ, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को एक्यूटली रेज करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो जो लोग सैड ज्यादा रहते हैं, ज्यादा उदास दुखी रहते हैं, उनमें भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर WHO ने आइडेंटिफाई किया है, साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर एंड स्पेशली डिप्रेशन। ये लाइफस्टाइल के जो बीमारियां हैं आजकल की, जिनमें एक ब्लड प्रेशर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है स्पेशली यंग्स में, तो उनके लिए तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर साबित हुआ है। ओके। तो ऐसे में अगर आपसे ही हम जानना चाहें, जो हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, कि अगर समझ में आ गया कि चलो हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें पता चल गया है, तो कैसे इसको कंट्रोल में रखें या नॉर्मल रेंज में लेकर के आए? आप कुछ हमें 3-4 ऐसे टिप्स दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें आप फॉलो कर लीजिए तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, जीवन शैली में तो बदलाव करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी देखभाल तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी की कर सकते हैं तो आप अपने शरीर की भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आज के देखिए मॉडर्न टाइम में अगर आप देखें पिछले करीब 2 दशकों में
कार्यशैली में बहुत बदलाव हुआ है, आपके वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट हो गया है, सिटिंग जॉब ज़्यादा हो गया है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम वाला एक जो कंसेप्ट स्पेशली कोविड के बाद आया, जिसने आपका एक जो एक रूटीन होता था कि सुबह उठना है, तैयार होना है, गाड़ी तक कम से कम पैदल चल के जाना है, ऑफिस जाना है, फिर पार्किंग से अपने केबिन तक एटलीस्ट पैदल चल के जाना है, वो सब बंद हो गया। और जो एक रूटीन था वो डिस्टर्ब होता चला गया है। वर्किंग आवर बड़े वियर्ड हो गए हैं, नाइट शिफ्ट्स हो गए हैं, उसके चलते खान पान पर असर पड़ा है। क्विकली प्रोसेस्ड प्रिपेयर्ड फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स वो आ गया। अब उसमें तो सॉल्ट आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, तो पता ही नहीं हमें, पता ही नहीं कितना चलेगा डल रहा है कितना नहीं डल रहा। दूसरी बात, प्रोफेशनल स्ट्रेस एक यूथ में एक काफी ज्यादा हुआ। अब उसका ट्रिगर क्या है, उसकी वजह से देन आप कहीं ना कहीं स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, तो ये एक विशियस साइकिल में आप ट्रैप होते चले गए। अब उसको ब्रेक करने के लिए जरूरी है छोटे छोटे कदम आपको, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जरूरी नहीं कि भाई आप सवेरे उठें 5 बजे और जिम्नेजियम जाएं। अगर आपका शेड्यूल नहीं परमिट कर रहा है, वर्किंग शेड्यूल, आप शाम को कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 30 से 40 मिनट का टाइम एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर निकालना है। जो रिकमेंडेड है वो करीब हफ्ते में 150 मिनट एक ब्रिस्क वॉक वाला वो रहता है। उसके लिए जरूरी नहीं आप किसी जिम्नेजियम की वो लें, मेंबरशिप लें। एक ब्रिस्क वॉक 30 से 35 मिनट इज गुड एनफ फॉर एन फिजिकल एक्टिविटी। अपने वेट का ध्यान रखें। ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर जो बाकी चीजों को ट्रिगर करती चली जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी, योर वेट मैनेजमेंट, कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर सॉल्ट इनटेक, डेफिनेटली जीरो टोबैको, जिसमें कोई भी डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। कट डाउन योर अल्कोहल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड एन एडिक्वेट स्लीप, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। इफ यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर मेंटल रिलैक्सेशन, ठीक है। सो फिजिकल के साथ साथ मेंटल वो बहुत जरूरी आएगा। लेकिन ये आपको जो दिनचर्या बनानी है, ये आपको अपने हिसाब से तय करनी है। इसमें कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि भाई कोई फिक्स एक रिजीम नहीं हो सकता है। आपके वर्क शेड्यूल के हिसाब से, ये आपके वर्क शेड्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसको फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो आप इसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। वो 4 हफ्ते तो करेंगे और उसके बाद फिर नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो चीज एक अच्छी नहीं है। वो छोटे स्टेप में करें लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने जो भी हमें 3-4 पॉइंटर्स बताए हैं, इसमें एक चीज हमें ये भी बताइएगा कि ब्लड प्रेशर को मापने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है? क्योंकि हम जाकर के चेक कराते हैं तो वो तो एक अलग बात है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज घर पर ही खुद को चेक करना चाहता है कि हाँ, तो उसको भी मापने का कोई सही तरीका होता है? ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 140/90 एक ऑफिस ब्लड प्रेशर का लिमिट है। उसको घर के लिए जरूर कहा गया कि आप इसको घर पर रीचेक कीजिए। तो घर पर 135/85 135/85, ठीक है। अब घर पर आप कैसे करेंगे? किसी भी अच्छी क्वालिटी का एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसमें जरूरी है आपका जो बीपी कफ है वो आपके आर्म साइज के हिसाब से होना चाहिए। मतलब देयर आर बीपी कफ स्मॉल, मीडियम, लार्ज एज पर योर आर्म साइज। तो अगर आपका वो बीपी कफ आर्म साइज के हिसाब से नहीं है, वो एक आपको एक इरेटिक रीडिंग दे सकता है। अच्छा। जब भी बीपी चेक करना है रिलैक्स कंडीशन में, ये नहीं कि दौड़ते हुए आए, एटलीस्ट 15-20 मिनट बिफोर कोई टी कॉफी ना हो। तो वो एक वो रहेगा, कैफीन ना ले। रिलैक्स पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन। कीप योर बीपी इंस्ट्रूमेंट at the level of your chest. अच्छा, ठीक है। Okay, and take consecutive 3 readings. 3 रीडिंग्स लीजिए बैक टू बैक उसी टाइम। दोनों हाथ में या एक ही हाथ से? उसका कोई बहुत वो नहीं है। एक नेचुरल वेरिएशन राइट और लेफ्ट में रहता है,
उसका कोई बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इफ डिफरेंस इज टू मच देन डेफिनेटली यू नीड टू चेक विद योर फिजिशियन। तो ऐसे में जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर उनकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं तो कई बार कुछ रीजंस की वजह से या किसी गलती की वजह से उनकी दवाइयाँ बीच में छूट जाती हैं, तो अगर 1-2 दिन स्किप हो जाती हैं दवाइयाँ तो ये अफेक्ट कर सकता है उनके ब्लड प्रेशर को? हाँ, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल हुआ। हाँ, देखिए ब्लड प्रेशर की दवाई का जो बेसिकल कंसेप्ट है वो एक कांस्टेंट इफेक्ट है कि आपके ब्लड प्रेशर को कॉन्स्टेंटली एक परमिसिबल लिमिट में रखे। हाँ। जब आप बीच में गैप हो जाता है तो उस गैप के दौरान जब शरीर में वो दवाई का सॉल्ट नहीं रहता तो एक रिबाउंड फिनोमिना होता है। तो उस टाइम वो ब्लड प्रेशर सडनली शूट करने की संभावना बहुत होती है एंड सम टाइम इट मे लीड टू द ब्रेन और कार्डियक स्ट्रोक। एक ही दिन अगर स्किप हो तब भी? हाँ, तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इसको स्किप ना करूं। कई बार थोड़ा सा टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है कि मान लीजिए आप लेट हो गए सुबह की दवाई तो एटलीस्ट टिल लंच आप ले लीजिए, मैं ले लूं, ताकि एक वो जो मेजर फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड प्रेशर के उनसे बचा जा सके। तो जैसे बीपी की जो दवाइयां हैं, अगर एक दिन भी आपने कहा कि मिस हो जाती हैं तो कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है पेशेंट्स में। तो एग्जैक्ट टाइम पर लेना भी जरूरी होता है कि अगर आज हमने सुबह 10 बजे खाया तो अगले दिन भी 10 बजे ही खाना है? हाँ, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो संभव है थोड़ा सा, उसमें वो तो रख सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी पिन पॉइंट पर उसमें बहुत लंबा गैप ना किया जाए। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं फॉर सम रीजन आप भूल गए उस दिन, तो कोशिश कीजिए कि लंच तक उस दवाई को ले लें, 12 घंटे से ज्यादा का गैप उसमें ना हो। अदरवाइज वो जो मैंने बताया कि रिबाउंड हो करके ओवरशूट होने की जो संभावना होती है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? ऐसे पेशेंट्स आते हैं कई बार, एक दिन में स्किप हो जाने पर। एक दिन में स्किप हो जाने के बाद, और उनमें थोड़ा सा फिर उनको सेटल करने में देन अगेन यू हैव टू टेक सम टाइम टू स्टेबलाइज दैट। तो ऐसे में जो ये ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनका क्या बीपी के बहुत हायर साइड पे रहता है कि एक दिन में स्किप होने से इतना इश्यू हो सकता है? वो निर्भर करता है कि जब आपकी दवाइयां शुरू हुई थी वो किस लेवल पर हुई थी। अच्छा। कितने समय से आप दवाई ले रहे हैं, आपके साथ और कोई रिस्क फैक्टर भी है, जैसे मान लीजिए किडनी का इशू है या हार्ट का पुराना स्ट्रोक हो चुका है, तो आपके एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर क्या हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। तो ये जो आपने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर के मरीजों का जो दवाइयों का स्किप करने का पैटर्न है, तो ऐसे में जो दवाइयां हैं वो विथ टाइम बढ़ती कब है और घटती कब है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसे क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से बीपी की दवाइयां 1 से 2 और 2 से 4 हो जाती हैं, और हम उसको ठीक करने के लिए क्या करें कि वो 4 से 2, 2 से 1 और 1 से होके खत्म ही हो जाए। हाँ, तो लाइफस्टाइल की तो बात बहुत हुई है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब आप शुरुआत करते हैं, किस स्टेज में आपके ब्लड प्रेशर की दवाई की शुरुआत हुई है, क्या ऑलरेडी टारगेट ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो गए हैं, नंबर 1। दूसरा, आपके साथ और क्या क्या एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर चल रहे हैं। तीसरा, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसे है। तो ये कुछ चीजें तय करती हैं कि आगे फ्यूचर में आपके जो ब्लड प्रेशर की जो डोज है वो किस तरीके से होगी। हर एक बीमारी का एक नेचुरल पाथ होता है, एक नेचुरल कर्व होता है, राइट। वो आगे बढ़ेगी उसके साथ। तो दवाइयों का जो एक बेसिक कंसेप्ट है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है, वो है कि फ्यूचर जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है उसको बचाया जा सके। अगर मान लीजिए किसी मरीज के साथ साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी चल रहा है, अनकंट्रोल्ड उसका कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, ओवरवेट है, ओबेसिटी साथ में चल रही है, तो दवाइयां बढ़ेंगी। तो दवाइयां तो फिर साथ में बढ़ेंगी। हाँ, तो हमको इन रिस्क एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक मिनिमम डोज के साथ एक लंबे समय तक अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सके। फिर जो ब्लड प्रेशर है उसमें प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कब सीरियस हो जाती है कि उसकी वजह से दिल का दौरा, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की दिक्कत जो है वो हो जाती है? हाँ, तो ये तो देखिए, इसमें कोई भी एक एब्सोल्यूट वो नहीं है कि साहब इस लेवल तक पहुंचेगा तब हेडेक होगा आपको, यहाँ तक पहुंचेगा तब आपको आंख में दिक्कत होगी। तो ऐसा कोई रूल ब्लड प्रेशर फॉलो नहीं करता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर
कि किस तरीके, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 180 190 होता है, उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं। हाँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको 140 50 होते हुए बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो एक आपका बॉडी का इंडिविजुअल रेस्पॉन्स है इस फैक्टर के लिए, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। तो हम आपसे अगर जानना चाहें कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हमारे इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि उसका बीपी नॉर्मल रेंज में ही रहे और बहुत ज़्यादा बढ़े ना या कम भी ना हो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर दोनों ही दिक्कत है, तो ऐसे में कुछ खाने की चीज़ें हैं जो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकती हैं, जो सच में काम करने में मदद करती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं कि लहसुन की एक कली खा लो सुबह खाली पेट तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके के कुछ नुस्खे होते हैं सच में काम के? देखिए, खाने पीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो तो सॉल्ट की रही है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जिसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, पूरी दुनिया में किया है। ठीक है। अब उसको आप किस तरीके से कट करते हैं, किस तरीके का खाना पीना है, ये जरूरी रहेगा। अगर एक मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊं कि आपके खाने की प्लेट कैसी होनी चाहिए, हाँ। तो अगर आप उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दें तो जो उसका हाफ पोर्शन है तो वो हाफ पोर्शन पूरा सैलेड और वेजिटेबल रख दीजिए। ठीक है। अब नीचे 2 पोर्शन 1/4 बचे, नीचे का जो दूसरा 1/4 है उसमें सीरियल्स, जो आपके आजकल मिलेट्स हो गया या जो भी कोर्स सीरियल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, चाहे वो आप व्हीट यूज कर रहे हैं या राइस यूज कर रहे हैं एज पर ट्रेडिशन, वो हो गया। और तीसरी तरफ आपका एक लीन जो है प्रोटीन इंटेक हो गया, चाहे वो आपका डेयरी से हो या आपका मीट से हो। अच्छा। तो इस तरीके से अब इसमें दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट आई, सॉल्ट तो हमने रेस्ट्रिक्ट किया, रिफाइंड शुगर वो भी हमने कम कर दिया। तो रिफाइंड शुगर की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म में। तो रिफाइंड शुगर शुड बी लेस। ठीक है। फाइबर इनटेक ज्यादा रखेंगे। हाँ, तो फाइबर इन्हीं से आएगा जो मेरी बात हुई है, बिल्कुल उसी से फाइबर आपको मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड डेफिनेटली जितना कम रहेगा, क्योंकि इस प्लेट में तो उसकी जगह नहीं आई है, तो वो तो बात नहीं बन पाएगी। तीसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि फ्रूट इनटेक सैलेड में, सो ट्राई टू टेक फ्रूट एज इट इज रादर देन इन अ जूस फॉर्म। ओके, जूस ना लें। हाँ, क्योंकि उसके साथ आपको फाइबर भी जाएगा और फ्रक्टोज चीनी मिलेगा। हाँ, तो वो जब आप जूस लेंगे तो वो फाइबर वाला पार्ट जरा नेग्लेक्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटेस्टाइन मोबिलिटी और फ्रेंडली बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक अभी तक के हमारे कॉन्वर्सेशन में हमने ब्लड प्रेशर पर ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बातचीत की है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक गोल्डन या थंब रूल बताते जाएं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए, और कुछ चीजें जो हमसे रह गई हो जो आप हमारी ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज देना चाहते हो, प्लीज। तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये तो तय हो गया, तो लाइफस्टाइल ही चेंज करनी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा, क्योंकि आपने यही शुरुआत की थी कि इससे साइलेंट किलर, तो उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। बीपी चेक कराने से कभी डरिए नहीं। हाँ, जैसे आपने भी सुना होगा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की, साहब क्लिनिक जाते हैं एंजाइटी में बढ़ जाता है, इट्स ओके, चेक इट एट योर होम। आप अपना घर पर चेक करें, लेकिन बीपी को चेक करने से डरे नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, जिससे बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसके प्रिवेंशन से आप बच सकें। लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन मैंने ग्रॉसली आपको बताया ही है, जिसमें एक एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट स्लीप, नो टोबैको, नो रिफाइंड शुगर, लेस अल्कोहल एंड कैफीन, एंड डेफिनेटली सॉल्ट लेस देन 5 ग्राम, स्मॉल टी स्पून फुल। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। परफेक्ट। तो आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी रही है अब तक की, जिसमें हमने बीपी के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही डिटेल में जाना समझा। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे
शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और भी सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।